बीपीएससी 71st जो टारगेट हम लोगों ने रखा था उसमें साइंस के टॉपिक पे आज हम लोग देखेंगे मैकेनिक्स, और उसके साथ हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पीटी में बीपीएससी ने पूछे हैं अब तक। और हम लोग टॉपिक के साथ साथ हम लोग सारे क्वेश्चंस को भी करते चले जाएंगे। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहो हमारे साथ, पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपको श्योर शॉट ये टॉपिक करेगा। और 3 से 4 क्वेश्चन पीटी में श्योर शॉट अगर हो रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक में क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो जो बोलते हैं हम लोग हमेशा, और आपको कहते हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और क्लास को समझेंगे हम लोग कि होता क्या क्या है, मैकेनिक्स किसको कहते हैं। मैकेनिक्स देखो क्या है कि मोशन के मूवमेंट को, ठीक है, मोशन के मूवमेंट को हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स वाले सेक्शन में। फिजिक्स में आपको बहुत सारा टॉपिक मिलेगा जिससे क्वेश्चन हर साल आपको बीपीएससी पूछती है। और मैकेनिक्स इसलिए पूछती है कि देखो मैकेनिक्स में आपको ना रिलेट करने के लिए मिल जाता है पूरा अर्थ, ठीक है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, और वेट फोर्स के कारण आपका क्या आता है, वेट, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो जनरल लाइफ में हर जगह दिखती है। ये वाला पोर्शन जो फिजिक्स का है वो जनरल लाइफ में हर जगह दिखता है, इसीलिए यहां से क्वेश्चन भी ज्यादा तुमको मिलते हैं। तो मैकेनिक्स को अगर हम लोग समझेंगे तो सिंपल भाषा में अगर कहें, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं, आर्ट्स वाले सोचते हैं कि हम साइंस का क्वेश्चन तो छोड़ ही देंगे, मत छोड़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको आंसर भी मिलेगा। और क्लास को बस 15 से 20 मिनट का क्लास है, उसको देख लो, आपका ये पोर्शन से क्वेश्चन अगर आया तो आप कभी उसमें गलती नहीं करोगे। मैकेनिक्स मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन। मोशन मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु, ठीक है, कुछ भी, जैसे आप हो, आप अगर चलने लगे तो यहां पर मोशन शुरू किया, मतलब यहां पे गति आ गई। और अगर मोशन आया तो क्या क्या हो सकता है, इस पूरे के स्टडी को हम लोग पढ़ते हैं किस वाले पोर्शन में, मैकेनिक्स वाले पोर्शन में, जिसमें हम लोग एक टर्म को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मास। मास मतलब क्या कहते हैं उसको, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है ये आपके बॉडी का, आपका कोई भी वस्तु है उसका वो इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और गति या कहो मोशन, मोशन क्या है, अगर उसमें स्पीड आ गया, वो अपना जगह चेंज करना शुरू कर दिया तो हम लोग कहते हैं वो मोशन में है, वो वस्तु गति में है, ठीक है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, आपका जो चेंज हो रहा है पोजीशन, मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट, मान लो ए पर कोई वस्तु है और वो पहुंच गया कहां पर, पॉइंट बी पर, तो यहां से यहां तक जो मूव किया, ठीक है, ये इसको हम लोग कह दे अगर डिस्टेंस के रूप में माने, या इसको हम माने डिस्प्लेसमेंट के रूप में। मतलब क्या, दो यहां पर वर्ड आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, दो नाम से इसको जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, पहले वो कहां, कौन से पोजीशन पे था, वो पहले ए पोजीशन पे था, अब कहां चला गया, अब चला गया वो बी वाले पोजीशन पे। तो हम कहे कि वस्तु ए से बी तक चली गई। तो ये जो दूरी है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, और इस दूरी को तय करने में जो समय लगा, उस दोनों को, मतलब दूरी को और समय को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं वहां पर स्पीड, ठीक है। तो मोशन आया तो स्पीड होगा। अब हो सकता है कि स्पीड जो आपका है वो हर पॉइंट पर चेंज करता चला गया। मतलब क्या हुआ, जैसे आप जब रोड पे चलते हो तो क्या करते हो, आप कभी ब्रेक लगाते हो, कभी एक्सीलरेटर देते हो, कभी स्पीड को बढ़ाते हो, कभी स्पीड को घटाते हो। मींस क्या है कि आपका स्पीड हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। अगर स्पीड चेंज होना शुरू हो गया, अगर स्पीड चेंज होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब वहां पर एक फिजिक्स का टर्म है एक्सीलरेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं त्वरण, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं त्वरण। त्वरण वहां पर उत्पन्न हो जाएगा। त्वरण दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो स्पीड को बढ़ा रहा होगा या तो स्पीड को घटा रहा होगा। तो दोनों चीज हो सकता है, ठीक है, या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। बेसिक में क्या रहेगा कि स्पीड चेंज जरूर होगा। अगर स्पीड चेंज हुआ तो आपका त्वरण वहां पर उत्पन्न होगा, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे वो नेगेटिव वे में हो। तो दो तरह का आपको यहां पर मोशन मिलेगा। एक बोलेगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म जैसे वर्ड यूज हुआ, मतलब हुआ कि आपका स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर मान लो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो क्या उस वस्तु में त्वरण आएगा, उस वस्तु में क्या एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन का डिफाइन कैसे कर रहे हैं हम लोग कि स्पीड जब चेंज होगा तो त्वरण आएगा, जब स्पीड ही नहीं चेंज हुआ तो वहां पर कोई एक्सेलरेशन उत्पन्न नहीं होगा। सो वहां पर वो वाला जब पार्ट पढ़े तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वहां पर एक्सेलरेशन कितना है, वो है 0, ठीक है। फिर अगला टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे बल को, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कार्य को, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे ऊर्जा को आगे चल के। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वेक्टर और स्केलर को, ठीक है। तो वेक्टर और स्केलर को अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पर दो तरह के फिजिकल, जो भी भौतिक राशियां होती थी, ठीक है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होता था उसको दो तरह से बांटा गया है।
फिजिक्स में। एक का नाम रख दिया वेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं सदिश, और एक का नाम रख दिया स्केलर, जिसको हम लोग कहते हैं अदिश। ठीक है, अब ये है क्या, अब क्यों इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझें। अदिश और सदिश हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं यार, देखना क्वेश्चन में, बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक में आपको हर साल एक क्वेश्चन आया ही आया है कि कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सा क्वांटिटी स्केलर है, कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सा क्वांटिटी स्केलर है। तो एक बार समझ लोगे, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट यहां से आपको मिलेगा। देखो यहां पर बोलता है कि अगर कोई चीज को, कोई भी फिजिक्स की भाषा में किसी भी वर्ड को, अगर हम फिजिक्स में जैसे मान लो कि हम कहें फोर्स, बल, ठीक है, तो बल जब बोले तो यहां पर दो चीज यहां पर इसके साथ आएगा। दो चीज आएगा, क्या मतलब, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, मतलब उसका परिमाण, उसका वैल्यू कितना है। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि 5 न्यूटन का बल लगा, उसका परिमाण, ठीक है, तो परिमाण का मतलब उसका वैल्यू कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, तो बोलोगे 5 न्यूटन, ठीक है, बोलोगे 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है। हम लोग जैसे मोटर यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, 1 HP का मोटर, इतना शक्ति वहां पर बता रहा है, तो वहां बल नहीं बता रहे, वहां शक्ति, मतलब एक वैल्यू हम वहां पर डिफाइन कर दिए। और दूसरा चीज बोलता है कि क्या उस मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसको बताने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत है क्या। तो देखो मान लो कि हम ऐसे करके एक ब्लॉक रख दिए और हम यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, तो अगर हम बोल रहे हैं कि हम किसी वस्तु को पुल या पुश कर रहे हैं तो डायरेक्शन जरूरी है। जैसे बोलोगे कि हम पुश कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि हम पुश कर, मतलब क्या हुआ, इसको हम आगे की ओर धक्का दे रहे हैं, तो आगे की ओर क्या वर्ड आया कि इसमें डायरेक्शन, मतलब उसको दिशा को बताना बहुत जरूरी है। बिना दिशा के बल को आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दिशा को दिखाना जहां पर जरूरी है, वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा। जैसे मान लो हम बोले वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जब वर्ड यूज होता है तो वेलोसिटी में होता है कि 5 मीटर पर सेकेंड से कोई वस्तु चल रही है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है किधर चल रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, डायरेक्शन लेफ्ट है, राइट है, तो डायरेक्शन जहां पर जरूरी हो, मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन को भी बताना जरूरी पड़ता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोगों ने कहा वेक्टर है। और जिस क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना है नहीं, उसको हम लोग कहते हैं स्केलर। यानी कि यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण होगा, ठीक है, और यहां पर अगर हम पढ़ते हैं, यहां पर दोनों चीज मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और इसका डायरेक्शन भी मिलेगा। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जो आपको जानने चाहिए, जो आपको एग्जाम में हमेशा दिखते ही दिखते हैं। जैसे कि हम बात करें वेक्टर में, जैसे सबसे पहला ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर टर्म को भी समझते चलेगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि कोई वस्तु पोजीशन ए पर थी, अब बाद में उसका पोजीशन चेंज होकर बी हो गया, मतलब वो पहले यहां थी अब यहां आ गई। तो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में परिवर्तन होना चाहिए, मतलब वो पहले कहां थी और अब कहां। जैसे इसमें ध्यान देना, जैसे मान लो कि एक सर्कुलर पाथ है, यहां पर कोई वस्तु ए पर से सब मूव करना शुरू की और लास्टली घूम के फिर ए पे आ गई, तो अगर हम फिजिक्स की भाषा में पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो पहले वस्तु कहां पे थी, ए पॉइंट पे थी, फाइनली कहां पे आई, ए पॉइंट पे हुई, क्या उसका पोजीशन चेंज हुआ, नहीं, उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो फिजिक्स की भाषा में कहलाएगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो गया, वो हो गया 0। तो 0 हो रहा है तो यहां पर डायरेक्शन जरूरी है कि अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो बताना पड़ रहा है किस तरफ पोजीशन चेंज हुआ, ठीक है। तो ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी होल्ड कर रहा है, सो इसको हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वैसे ही वेलोसिटी मतलब कि इस आप में वेलोसिटी का मतलब हुआ स्पीड तो पता है, मतलब मैग्नीट्यूड तो पता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं, दक्षिण की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन के साथ साथ जब हम बताएंगे तो उसको कहेंगे हम लोग वेलोसिटी, और वो होगा वेक्टर क्वांटिटी। और जब विदाउट डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसको कहेंगे स्पीड। ध्यान देना, जैसे यहां पे डिस्प्लेसमेंट था, इसी के टाइप में मिलेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मतलब डायरेक्शन अगर वर्ड यूज हो गया तो डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन अगर यूज नहीं हुआ तो डिस्टेंस है। और ये अगर ये लेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वैसे ही एक्सीलरेशन, चेंज हो रहा है कहां, स्पीड में, स्पीड में चेंज, यानी चेंज फॉर्मूला अगर की बात करें तो चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम,
ये होगा इसका फॉर्मूला। तो चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि स्पीड चेंज अगर हो रहा है तो स्पीड के साथ साथ आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन को भी बताना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही फोर्स, ये होगा बल। तो फोर्स में क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान गुना एक्सीलरेशन, ठीक है। तो चूंकि एक्सीलरेशन क्या था, ये खुद था एक वेक्टर क्वांटिटी, तो रिजल्ट क्या हुआ, मेरा फोर्स भी क्या बन गया, एक वेक्टर क्वांटिटी। वैसे ही मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था आपका, वेलोसिटी आपका वेक्टर था, तो मोमेंटम क्या हो गया, वो भी वेक्टर हो गया। बल आघूर्ण, जब हम रोटेशनल की बात करते हैं, जब हम ये तो हुआ कि सिंपल एक सीधा डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में हम मूव कर रहे हैं, जब रोटेशन मतलब गोल गोल घूमना शुरू हो गया, ये जैसे अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर, उस तरह के जब मोशन को पढ़ते हैं तो वहां पर फोर्स की जगह पे क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है, जिसको कहते हैं हिंदी में बल आघूर्ण, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो फोर्स क्या था, फोर्स खुद था वेक्टर, तो यहां पर मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, ये आपका एक वेक्टर बनेगा। तो वेक्टर में कौन कौन मिला हमको, एक डिस्प्लेसमेंट मिला, वेलोसिटी मिला, एक्सीलरेशन मिला, फोर्स मिला, मोमेंटम मिला, टॉर्क मिला, और भी फिजिकल क्वांटिटी भरे पड़े हैं। मतलब यहां पे केवल उन टॉपिक्स को लाया जो आपको क्वेश्चन में हमेशा दिखता ही रहता है। वैसे ही स्केलर में कौन कौन मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, स्पीड मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इकलौता ऐसा स्केलर है जिसके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन वो फिर भी स्केलर है, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन दोनों है, फिर भी वो स्केलर है। ये स्पेशल केस है, ध्यान देना हमेशा। ये हो सकता है आपको एग्जाम में ज्यादा दिखे ये क्वेश्चन ग्रुप में कि करंट क्या है, करंट भी आपका स्केलर है। प्रेशर, दाब, जिसमें हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये भी आपका स्केलर है। वर्क, इसको पढ़ते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये भी स्केलर है। एनर्जी स्केलर है, पावर स्केलर है। तो स्केलर में क्या क्या देखें, डिस्टेंस, दूरी, वेग, धारा, विद्युत धारा, दाब, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे वेक्टर और स्केलर। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो ये बीपीएससी 65 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 में। क्वेश्चन क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। फाइनली पूछ दिया, स्केलर वेक्टर में पूछ रहा है, तो कौन इसमें स्केलर है। अभी हम लोग देखें कि फोर्स जो हमारा था, जो हमारा फोर्स था उसका हम लोग क्या देखे थे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी क्या देखे, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन क्या देखा हमने, वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि कौन सा आपका स्केलर क्वांटिटी कौन सा है, तो ऑब्वियसली अपना आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। वैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसमें पूछा कौन वेक्टर है, ठीक है। तो मोमेंटम हमने पढ़ा वेक्टर है, मोमेंटम क्या है, वेक्टर है। एनर्जी, वर्क, प्रेशर, ये तीनों क्या है, ये तीनों स्केलर है। तो क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल से रहते हैं कि बताओ कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। अगर ध्यान से देखोगे ना तुमको वही सब क्वेश्चन रिपीट होता नजर आएगा। पूछा है ये बीपीएससी के री एग्जाम में, 67 का री एग्जाम में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर, मतलब नॉट ए वेक्टर। यहां पे फंस जाएगा लोग, पढ़ा वेक्टर, नॉट को छोड़ दिया, आंसर मान के आ गया वेक्टर वाला। नहीं है, पूछ रहा वेक्टर कौन नहीं है, मतलब क्या पूछ रहा है, स्केलर कौन है। तो देखो स्पीड स्केलर था, याद करो, स्पीड और वेलोसिटी दो टर्म हम पढ़े, तो ये स्पीड पूछा, स्पीड ऑब्वियसली स्केलर है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। और टॉर्क क्या है, याद करो, रोटेशनल मैकेनिक्स में जब हम पढ़ते हैं फोर्स को, तो ये क्या होता है, वेक्टर होता है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। तो देखो क्वेश्चन लगातार इस टॉपिक से आपसे पूछे ही जा रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट में आप समझेंगे, आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा चुके हैं कि डिस्टेंस में क्या बात करेंगे, इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना है नहीं, केवल हमको बताना है कहां से कहां तक गया, यहां से यहां तक गया, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम लोग डिस्टेंस। लेकिन जैसे हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, तो हमको बताना क्या पड़ेगा, ये बोलता है चेंज इन पोजीशन, मतलब पोजीशन का बदलना जरूरी है। और ये इसमें जो बोलता है, इसमें बोलता है कि पोजीशन बदले ना बदले, दूरी तय होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों में अंतर कहां पर रहेगा, ये विथ डायरेक्शन की बात करेगा और ये बिना डायरेक्शन की बात करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ऐसा समझे, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कल है, ठीक है। ए से यहां से कोई वस्तु चला और ऐसे घूम के यहां तक पहुंचा, तो अगर हम बात करें कि बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, विस्थापन इसमें कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि चेंज इन पोजीशन, चेंज इन
पोजीशन, क्या पोजीशन चेंज हुआ? पहले पोजीशन कहां था? ए पॉइंट पे था, फाइनली कहां पहुंचा? ए पॉइंट पे पहुंचा, नो चेंज इन पोजीशन, सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। लेकिन डिस्टेंस की जैसे बात करते हैं, जैसे हम बात करेंगे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की बात करो तो अगर इसका रेडियस पकड़ लो, ये आर रेडियस है, तो इस पेरीमीटर पे तो मूव किया तो 2 पाई आर मेरा होता था, याद करो परिमाप सर्किल का। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो डिस्टेंस कितना किया? 2 पाई आर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो देखो अंतर समझ में आएगा कि जहां यहां पर इस पर पोजीशन केवल चेंज करने का कॉन्सेप्ट है। ये बोल रहा है कि नहीं, तुमने चला तो तुम कोई ना कोई पाथ तो मूव किए होगे, तो उस पाथ को लाओ। यानी क्या कहें, तो डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई मतलब नहीं है कि आप किस पाथ पर चल रहे हैं, इसको पाथ से मतलब है। यानी ये पाथ क्या है? ये पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और ये क्या है? ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। एक हमको भैया तुम्हारे रास्ते से भी मतलब है कि तुम चले ना, तुम्हारा पोजीशन चेंज हुआ ना हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम चले तो सही थे। वैसे ही आता है स्पीड और वेलोसिटी। जब स्पीड की बात करेंगे तो लेंगे फॉर्मूला हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्या लेंगे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन जैसे वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। फॉर्मूला कहां चेंज करेगा? यहां चेंज करेगा। यानी स्पीड बोलेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है। वैसे ही एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन कहां पे आया? जब वेलोसिटी आया तो एक्सीलरेशन वहां पर होगा कि वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज, चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, और डिवाइडेड बाय क्या? टाइम। दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। दिखाते कैसे हैं? ए से। तो ये हो गया एक्सीलरेशन। ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स आता है मास, ज्यादा जितना फॉर्मूला यहां पे बता रहे हैं एटलीस्ट उस फॉर्मूला को नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको काम देगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्सेलरेशन से। तो क्या निकल जाएगा? फोर्स निकल जाएगा। मास हो गया। वेट, वेट क्या होता है? मास हम जब बता ही रहे हैं, ठीक है, जब मास हम बता ही रहे हैं तो ध्यान देना कि जब हम बात करेंगे वेट का, तो वेट का मतलब होता है कि आपका जो भी मास था, ठीक है, आपका जो भी मास था, अगर हम वेट की बात कर रहे हैं तो कहा जाता है कि अर्थ जो है, आपका जो भी मास m है उस पर कितना सा फोर्स लगाई अर्थ। तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग दिखाते हैं g से, जिसको कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये न्यूटन ने नियम जो दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसी से आया ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है। तो मास को मल्टीप्लाई किससे करना है? g से। g क्या है? g का वैल्यू फिक्स है 9.8 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये m इंटू जी, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास किसका लिए? वस्तु का g, और एक्सेलरेशन किसका लिए? अर्थ का। अर्थ ने आप पर कितना फोर्स लगाया, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं वेट। ठीक है। उस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? वेट। अब यहां पर मास और वेट में अंतर समझ लो। ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अर्थ का, कौन? वेट। वेट क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। और ये क्या है? ये मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर है, कितना उस मैटर, उस जो वस्तु है उसमें कितना मैटर लगा हुआ है। मतलब क्या हुआ? ये आकर्षण बल है और ये वस्तु के पदार्थ का परिमाण है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये फोर्स है, याद करो, है तो वेट क्या? एक फोर्स ही है, टाइप ऑफ फोर्स है। तो फोर्स क्योंकि क्या था? वेक्टर था, तो ऑब्वियसली ये वेक्टर होगा। और ये मास जो होता है वो होता है स्केलर। मास जो होता है वो होता है स्केलर। ठीक है। वेट वैरी करेगा जगह से जगह। जगह क्यों वैरी करेगा? देखो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हर जगह अलग अलग होता है। इक्वेटर पे चले जाओ कोई और वैल्यू मिलेगा, पोल पे चले जाओ कुछ और वैल्यू मिलेगा, क्योंकि जी का जो वैल्यू है वो वैरी करता है। ठीक है। ये बदलता रहता है जमीन जगह के हिसाब से। जब जी बदलेगा तो ऑब्वियसली फोर्स, यहाँ पे वेट का फॉर्मूला क्या था? मास इंटू जी। तो जब जी बदल रहा है तो ऑब्वियसली वेट क्या होगा? बदलता चला जाएगा। इसीलिए वेट जो होता है वो वस्तु का भार जो होता है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान हर जगह पर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन। इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम। ठीक है। ये है मास और वेट में डिफरेंस। अगला टॉपिक जो है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने वो 3 नियम दिए थे। ठीक है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तीनों नियम केवल सुन लो। अगर फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की बात करते हैं, अगर फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, खाली कौन सा लॉ किस चीज पर डिपेंडेंट है ये समझ लेना। फर्स्ट लॉ जो बात करता है वो बात करता है इनर्शिया पर। इनर्शिया क्या होता है? जिसको कहते हैं हिंदी में हम लोग जड़त्व। ठीक है।
जड़त्व का नियम बताता है। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि कोई भी, इसका नियम का सिंपल सा बात है कि कोई भी वस्तु अगर जिस पोजीशन में है, मतलब क्या रुका हुआ होगा या तो मोशन में होगा, या तो रुका हुआ है या मोशन में, तो वो अपने जो स्टेट में वो है उस स्टेट को वो चेंज करना नहीं चाहती है। कोई भी वस्तु, मान लो कोई वस्तु हम यहाँ पे पत्थर को रख दे, ये पत्थर यही रखा रहेगा, ये अपना स्थिति, अपना स्टेट खुद से चेंज नहीं करेगा जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाए। जब तक जाके तुम उसको उठाओगे नहीं तब तक वो अपने से नहीं उठेगा। यदि कोई वस्तु चल रहा है तो वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं कभी भी, जब तक कि उसको बाहर से कोई ना रोके। जैसे तुम साइकिल चला रहे हो, पैडल मार के छोड़ दो, तुम्हारा साइकिल कुछ दूर तक चलता रहेगा, फिर रुक जाता है। क्यों रुक गया भाई? बाहर से एक फोर्स लगा। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन का फोर्स लग गया। रोड और साइकिल के बीच में एक आया फ्रिक्शन, घर्षण, और वो घर्षण जो था उस तुम्हारे स्पीड को कम करता गया, जिस कारण से तुम रुक गए। तो क्या न्यूटन बोल रहा है कि तुम्हारा स्थिति तब बदलेगा जब कोई बाहर से तुम पर फोर्स लगाएगा। तो जो बाहर से अगर नहीं लग रहा है तो तुम रुकोगे भी नहीं। मान लो फ्रिक्शन नहीं होता तो तुम कभी नहीं रुकते। ठीक है, ये है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ जो है न्यूटन का, वो डिफाइन किया मोमेंटम को। ठीक है, मोमेंटम, संवेग, जिसको हम लोग कहते हैं संवेग। संवेग का मतलब होता है मास, कोई भी वस्तु का मास, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। किसे मल्टीप्लाई कर दो? वेलोसिटी, यानी मास इनटू वेलोसिटी। ये क्या है? संवेग। किसी वस्तु में वजन है और उसको कुछ स्पीड दे दो, ठीक है, उस दोनों के प्रोडक्ट, दोनों के गुणनफल को हम लोग कह रहे हैं क्या? संवेग कह रहे हैं। और न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या दिया कि चेंज इन मोमेंटम। क्या नियम दिया? चेंज इन मोमेंटम, मतलब संवेग में परिवर्तन, डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, इसको कह दिया, ये है फॉर्मूला किसका? फोर्स का। ये है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बताया? फर्स्ट लॉ बताया इनर्शिया को, सेकेंड लॉ क्या बताया? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू कॉल्ड फोर्स। ये कौन बोला? न्यूटन ने सेकेंड लॉ में। ठीक है, अब कैसे ये आया देखो, मास इनटू वेलोसिटी हमने कहा, मोमेंटम का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय क्या है? टाइम। अगर देखो गौर से तो मास वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या था? एक्सेलरेशन था, याद करो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया, और ये फॉर्मूला फोर्स का है कि जो फॉर्मूला फोर्स का पढ़े थे वो यहीं से आता है। ठीक है, कि मास इनटू एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला होगा? फोर्स का होगा। और तीसरा जो नियम दिया गया, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ बोला एक्शन कोई भी होगा तो उसके साथ साथ रिएक्शन भी होगा सेम का। जैसे कि मान लो कि हम एक टेबल पर एक ब्लॉक को रख देते, ब्लॉक पर mg फोर्स नीचे की ओर लगा, वेट के कारण नीचे की ओर, तो टेबल आप पर एक फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स R, जो इक्वल किसके होगा? इस mg के, जिस कारण से वो वस्तु टेबल पर टिकी हुई रह गई। ठीक है, तो इसको कहा गया थर्ड लॉ। तो तीन नियम न्यूटन ने दिया, फर्स्ट लॉ इनर्शिया का, सेकंड लॉ मोमेंटम पर दिया, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, और थर्ड लॉ दिया कि एवरी एक्शन के पास एक रिएक्शन होगा। आपको एग्जाम में इसके मतलब इस वर्ड पर, इस लॉ पर आपको क्वेश्चन दिखेंगे 100%। अभी क्वेश्चन पे पता चल जाएगा क्या है। मोमेंटम हमने समझा दिया, मास इनटू वेलोसिटी होता है। जैसे क्वेश्चन देखो, एक बस है, मूव कर रहा है, एक बस जो है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ पर। ठीक है, क्वेश्चन जरूर पढ़ना, जो भी साइंस का क्वेश्चन आएगा वो पढ़ना जरूर आराम से, तो वो क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और शार्प टर्न लिया कहां पे? राइट साइड में, मतलब एक ऐसे जा रहा था बस सीधा, और अचानक से राइट साइड इस तरफ मुड़ गया, इस तरफ मुड़ गया। ठीक है, यहां से ऐसे टर्न ले लिया बस। ठीक, तो बताओ पैसेंजर जो होंगे वो कहां जाएंगे? देखो यहां पे फर्स्ट लॉ लगा, यहां पे कौन सा रूल लगा? फर्स्ट लॉ यहां पर लग गया। फर्स्ट लॉ क्या कहा था? याद करो, याद करो, फर्स्ट लॉ बोला था इनर्शिया, जो जिस स्टेज में होगा वो उसी स्टेज में रहेगा। ठीक, यही बोला था फर्स्ट लॉ। जब यहां पे बस चल रही है, बस में जो इंसान बैठा हुआ है, इसका ये पैर वाला जो पोर्शन है वो कहां पर है? बस के सरफेस पर रखा हुआ है। पैर कहां पर है? बस के सरफेस पर रखा हुआ है। अब पूरा बस कहां चल रहा था? इस डायरेक्शन में, यानी धीरे 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 इसके पूरे बॉडी में मोशन कहां पे हो रहा है? इस डायरेक्शन में। अचानक बस टर्न ले ली इस तरफ, तो पैर जो कांटेक्ट में था वो किधर मुड़ा? इस तरफ। ठीक, क्योंकि पैर कांटेक्ट में था तो पैर तो मुड़ गया राइट हैंड साइड। लेकिन जो अपर पार्ट बॉडी का है, जो अपर पार्ट है बॉडी का, क्या उसको कोई बोला मुड़ने के लिए? उसको कोई नहीं बोला। तो वो क्या चाहेगा कि हम सीधा ही रहें, ऐसे ही रहें। ठीक है, और पैर किधर भागा? राइट की साइड। पैर किधर भागा? राइट की साइड।
तो ये इधर झुकेगा तो क्या करेगा, अपने आप को बैलेंस करने के लिए किधर भागेगा, ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए भाग जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बेंड टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि जो इनर्शिया का लॉ लगा, उस लॉ के कारण पैर जो है राइट की ओर भागा, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है उसको कोई मूवमेंट नहीं मिला, उसको कोई फोर्स नहीं मिला, तो वो कहां भागेगा, जस्ट ऑपोजिट साइड। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द रेशियो। ठीक है, विच फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी, और इसको डिवाइड किससे करने बोला, रेशियो से निकालने बोला है, उसके वेलोसिटी से। यानी वेलोसिटी से उसको अगर हम डिवाइड कर दे तो क्या होगा, v भी कट जाएगा, क्या बचेगा, मास बचेगा। तो पूछ रहा है कि अगर हम डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा, तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा, मास मिल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कि अगर मोमेंटम और वेग के अनुपात को करें तो कौन सी भौतिक राशि मिलती है, क्योंकि फॉर्मूला का सीधा सीधा उपयोग था, कि फॉर्मूला हमको पता है तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ए गोलकीपर इन ए गेम फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट। ये क्वेश्चन हमेशा दिखता है, ये सेकंड लॉ पर आधारित क्वेश्चन है कि जब कोई भी, जैसे क्रिकेट भी खेलते हो तो जब कैच लेते हो तो हाथ को पीछे की ओर खींचते हो क्या रहा है, तुमको बोले कि चेंज इन मोमेंटम। हमने बोला कि चेंज इन मोमेंटम, जब भी चेंज इन मोमेंटम होगा तो वहां पे फोर्स आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम होगा तो फोर्स आएगा। अब जब बॉल आ रहा था, तो उसके पास एक स्पीड होगा v। ठीक है, यहां पे आपने हाथ लगाया यहां पे, ठीक है, और कैच को पीछे की ओर नहीं ले गए, आप वहीं पर रोक दिए, मतलब बॉल आया आपके हाथ से टकराया और उसका स्पीड कितना, उसका जो वेलोसिटी है वो फाइनली कितना हो गया, उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। तो चेंज कितना होगा, तो जिस स्पीड से बॉल, ऑब्वियसली बॉल में वजन है, जब आ रहा होगा तो स्पीड में आ रहा होगा, वो कोई वस्तु बहुत स्पीड में आ रहा था और उसको अचानक से हमने क्या किया, रोक दिया। अचानक से हम क्या किए, रोक दिए, तो चेंज कितना का हुआ, जिस स्पीड में आ रहा था, यानी मास इंटू वेलोसिटी माइनस 0, चेंज तो यही हुआ कि फाइनली तो 0 हो गया, तो इतना चेंज हुआ, और डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो फोर्स का वैल्यू जो आएगा वो बड़ा वैल्यू आएगा। ऑब्वियस बात है कि 0 मतलब घटाए जो वो 0 है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे खींचते, यानी यहां पर हम थोड़ा सा वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी दे देते, तो अब चेंज कितना होता, मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू यू हो जाएगा। अब कुछ ना कुछ तो घट रहा है, पहले किसी क्वांटिटी में तुम 0 घटा रहे थे और किसी क्वांटिटी में अब कुछ तुम घटा रहे हो, तो जो नया रिजल्ट मिलेगा वो ऑब्वियसली पहले वाले से तो छोटा होगा। मान लो ये 5 है, यहां घटाया 0, कितना आया, 5 ही आया। यहां 5 है, हम कुछ भी घटाए, हम कम ही घटाए, हम 1 ही घटाए, हम 1 घटाए, तो कितना आया, 4 आया। तो ऑब्वियसली इससे तो छोटा है, तो जितना छोटा होगा, जितना चेंज बड़ा होगा, उतना फोर्स क्या होगा, कम होगा, उतना तुमको चोट कम लगेगी। ठीक है, तो बेसिकली हाथ को पीछे खींचना क्या करने की कोशिश की जा रही है, उस वस्तु के मोमेंटम को कम करने की जा रही है, क्योंकि आ तो रहा था हाई मोमेंटम से, और उसको जब हम पकड़े और उसको अगर रोक देते तो वही पे 0 हो जाता। 0 नहीं करना है हमको, धीरे धीरे नीचे लाना। धीरे नीचे लाने का मतलब हुआ कि हम उसके स्पीड को कम किए। तो ऑप्शन में क्या बोलता है कि डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नहीं, चेंज ऑफ मोमेंटम की बात ही नहीं हो रही है यहां पर। लार्ज फोर्स नहीं, इंक्रीज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द बैट मोर देन वन ऑफ द, यहां पे बोल रहा है इंक्रीज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड। उल्टा बात बोल रहा है कि क्या आप फोर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, हम मोमेंटम ला के फोर्स को घटाने की कोशिश कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम उसके रेट ऑफ चेंज को घटाने, यानी हम उसके फोर्स को घटाने की कोशिश किए। तो ये तुमको फुटबॉल का एग्जांपल ले, क्रिकेट का एग्जांपल ले, कोई भी एग्जांपल ले, ये तुमको कहीं ना कहीं दिखेगा, ये न्यूटन के लॉ पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्स इज द प्रोडक्ट, इस तरह से फार्मूला पूछ दिया। फोर्स क्या फार्मूला था, फोर्स इक्वल टू क्या था, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू त्वरण, मास और एक्सीलरेशन, बी हो जाएगा भार, द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, तो फोर्स का सीधा सीधा ये फार्मूला ही पूछ दिया। ये क्वेश्चन है 2013 झारखंड का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन इसीलिए ले लिया हम लोगों ने कि द सेपरेशन ऑफ ट्रीम, यहां पर 2 वर्ड आएगा। अब ध्यान सुनो, आ गए हम लोग सर्कुलर मोशन में।
सर्कुलर मोशन मतलब क्या हुआ? सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ कि अब जो वस्तु है, अभी तक तो वस्तु सीधा चल रहा था, अब वस्तु गोल वाले पाथ में घूमना शुरू कर दिया। यहां पर याद रखना, यहां पर दो तरह का फोर्स मिलता है। एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। बस नाम पकड़ लो और कुछ नहीं उसमें जानने की जरूरत तुमको है। इसको कहते हैं अपकेंद्री, एक होता है अभिकेंद्री। इसको कहा था अभिकेंद्र, इसको कहा था अभिकेंद्र। ठीक है, ध्यान देना यहां पर हो क्या रहा है। जब सर्कुलर में कोई पाथ में वस्तु घूम रहा है तो दो तरह का फोर्स लगता है। एक फोर्स इसको सेंटर की ओर लाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल। ठीक है, सेंटर की ओर जा रहे हो, सेंट्रीपिटल, सेंटर की ओर तुमको ले आ रहा है। और एक फोर्स काम करता है बाहर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल। समझा? बस दिमाग में रखना कि एक जब सर्कुलर पाथ में वस्तु मूव करेगी तो दो तरह का फोर्स लगेगा। एक फोर्स लगेगा जो उसको सेंटर की ओर से, केंद्र की ओर लाने की कोशिश करेगा, और एक रहेगा जो उसको बाहर की ओर फेंकने की कोशिश करेगा। क्योंकि दोनों फोर्स लग रहा है इसीलिए वस्तु सर्कुलर मोशन में घूम रही है, अदरवाइज घूम नहीं पाती, वो सेंटर में जाकर गिर जाती। ठीक है, तो अगर सर्कुलर पाथ पे कोई वस्तु घूम रहा है तो दो तरह का फोर्स हमेशा काम करेगा। अब बोल रहा है कि जब हम लोग मिल्क को ऐसे ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, तो जो उसका क्रीम होता है वो बाहर की दीवारों में जाकर चिपक जाता है। क्यों चिपका? तो कौन सा फोर्स काम किया? अंदर सेंट्रीपिटल कहां काम करेगा? अंदर की ओर। सेंट्रीफ्यूगल कहां काम करेगा? बाहर की ओर। अगर दूध को ऐसे ऐसे घुमा रहे हो तो क्रीम कहां जाके चिपक रहा है? बाहर। यहां पर बाहर अगर ला रहे हो तो कौन सा फोर्स काम कर रहा था? सेंट्रीफ्यूगल काम कर रहा था। यानी वहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर वहां पर कर रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? अंदर की ओर लाएगा। कोहेसिव फोर्स क्या है कि दो जब घूम रहा है तो उसके कारण फ्रिक्शन कितना हुआ? ठीक है, नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर? सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। बस इतने याद रखना, बाहर की ओर लगा तो सेंट्रीफ्यूगल, अंदर की ओर लगा तो सेंट्रीपिटल। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट में। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। वर्क को अगर फिजिक्स में हम डिफाइन कर रहे हैं तो बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से बस इसी बात को पकड़ना, यहां पर डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को मल्टीप्लाई किससे करना है? डिस्प्लेसमेंट से। ये फॉर्मूला किसका है? वर्क का। और उस वर्क को करने की जो क्षमता, जो उसकी ताकत है, जो वर्ड यूज होता है यहाँ पे एनर्जी। अगर वर्क हो रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं एनर्जी इन्वॉल्व है। और वहां पर आपको मिलेगा एक और चीज मिलेगा। क्या मिलेगा? वो मिलेगा पावर। पावर मतलब क्या हुआ कि काम करने की क्षमता, कितना काम किया कितना टाइम में, उसको क्या कहेंगे? पावर। तो वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। एनर्जी का क्या हो जाएगा? जूल। सेम एक क्वांटिटी है। अब पावर का क्या हो जाएगा? वाट। ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी दो, मतलब जो वर्ड यूज होता है यांत्रिकी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है दो तरह का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जोड़। अगर फॉर्मूला की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर और इसका फॉर्मूला होता है एम जी इंटू एच। ये दोनों के जोड़ को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी हुआ, एक पोटेंशियल एनर्जी हुआ। तो ये आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूला का यूज केवल दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा इसमें, मतलब मैक्सिमम खाली फॉर्मूला पूछेगा। जैसे कि 68 का क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंज इन्वॉल्व फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अगर एनर्जी चेंज हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स के कारण तो वो कहां बदलेगा? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन कहां लगेगा? ध्यान से समझो, रोड पे तुम ऐसे चल रहे हो तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? ये रोड का सरफेस तुमको पीछे की ओर ढकेलेगा। ठीक है, तो ये हुआ फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो वो कहां बदलेगा? तो ऑब्वियस बात है, एक सरफेस पे कोई चल रहा है और उसको कोई रोक रहा है तो ऑब्वियसली यहां सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होगा? सबसे पहले वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा, यानी वहां पे हीट तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा। क्या वो अचानक से रुक जाएगा वस्तु? नहीं, रुकेगा नहीं। अगर मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी, रुक गया तो पोटेंशियल एनर्जी। तो मोशन में वस्तु अभी भी है तो काइनेटिक एनर्जी, यानी क्या बदलेगा? वो काइनेटिक एनर्जी और हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है फॉर्मूला पर। काइनेटिक एनर्जी दो बॉडी का दिया हुआ है, सेम मास का है 4:9, यानी कि काइनेट दो वस्तु है। ठीक है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। इसके पास वेलोसिटी v1 है, इसके पास वेलोसिटी v2 है। वो नहीं पता v1 v2 कितना है। और बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है 4:9। मतलब क्या हुआ? ये क्या लिखेंगे? हाफ m v1 स्क्वायर, ये क्या लिखेंगे? हाफ m v2 स्क्वायर। और दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:9। देखो हाफ हाफ कैंसिल, mm कैंसिल, यानी v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 4/9। तो v1 बाय v2 कितना हो गया? 2/3। क्वेश्चन क्या पूछा? बताओ उसके वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? 2/3 होगा। केवल क्या किया? फॉर्मूला का यूज किया और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। ये कुछ एपरेटस है, आपको याद रखना चाहिए, जो
क्योंकि एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करती है, तो पूछा जाता है जनरली कि किस फॉर्म से किस फॉर्म में एनर्जी गई। ठीक है, जैसे सबसे पहले डायनेमो। डायनेमो क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कहाँ करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डायनेमो क्या करेगी, मैकेनिकल को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट इसका रख लो, काम देगा। माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी में। सोलर क्या करता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ट्यूब लाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज किया किसमें, लाइट में। इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज किया कहाँ, हीट में और लाइट में। इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैंडल केमिकल एनर्जी चेंज हुआ लाइट में और हीट में। सितार मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कहाँ हुआ, साउंड में। ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको क्वेश्चन के रूप में दिखते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट पर्सन कौन था जो स्पीड को डिफाइन किया। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना हमेशा। ये इसका आंसर गैलीलियो है। सब किसने क्या क्या किया वो जान लो। गैलीलियो जो था उसने स्पीड के बारे में बताया। इसी ने बताया था फॉर्मूला कि डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू कॉल्ड स्पीड। ये गैलीलियो ने बताया। न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने आपको डिफाइन किया है फोर्स को, अभी बताया चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, न्यूटन ने बताया फोर्स को। केपलर ये बताया ग्रेविटेशन के रूल्स को, ग्रेविटेशनल जो फोर्स से सारे प्लैनेट मूव करते हैं उसके मूवमेंट को लेकर फॉर्मूला दिया। अब प्टोलेमी जो था ये भी उसी पर, मतलब सोलर सिस्टम के स्पीड पर ही इसने अपना रूल्स दिया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, गैलीलियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव कोरिलेटिव फोर्स रिजल्ट फ्रॉम, कहां से आता है। तो देखो ये होता क्या है, जैसे मान लो कोई भी वस्तु है अगर रोटेट कर रहा है तो इसका और जो मीडियम है उसके बीच में एक फोर्स लगता है। जो मीडियम इसको एंटी रोटेट, मतलब ये इस ओर अगर मूव कर रहा है तो इस ओर फोर्स लगेगा, लाइक ए फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन कहाँ लगा था, स्ट्रेट लाइन में। रोटेशनल में लगेगा इस वे में। ठीक है, तो पूछता है कि ये फोर्स जो है वो किसके कारण आया। ऑब्वियसली बात है अर्थ के रोटेशन, अर्थ जो रोटेट कर रही है तो रोटेशनल के कारण ही ये फोर्स आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रोटेशन। ठीक है, फिर पूछ रहा है बॉल बेयरिंग जो होता है वो यूज किया जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन को किस चीज में बदलने के लिए। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब हुआ कि वैसा फ्रिक्शन जो आपके वस्तु को रोके हुए था, जो आपके वस्तु को रोके हुए था। ठीक है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो अगर हम वहां पे बॉल बेयरिंग यूज कर रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन को कहां बदलेगा, तो उसको मूव कराएगा। तो बॉल बेयरिंग किस में लग रहा है, चक्का में लग रहा है, तो कैसा होगा, रोलिंग होगा। उसको रोल करना है तो रोलिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक है, स्लाइडिंग नहीं हो सकता है क्योंकि चक्का है, और ये सब तो चलो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, स्टैटिक और रोलिंग में याद रखना। स्टैटिक मतलब हुआ जब भी स्टैटिक वर्ड हुआ यूज हुआ मतलब क्या, वस्तु वो रुका हुआ है। ठीक है, फिर बोलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। ध्यान से समझो, वॉशिंग मशीन में क्या होता है। वॉशिंग मशीन में हमने कपड़ा को डाला, ऐसे एक बकेट है, इसमें हमने कपड़ा को डाला और जब इसको हम रोटेट कराना शुरू किए, जब घूमना शुरू किया तो जितनी गंदगियां हैं वो कहाँ जाके जमा होती है, इसके सरफेस पर, उसके सरफेस पर। तो फोर्स कहाँ की लगा, बाहर की ओर लगा। तो सेंटीपिटल होगा कि सेंट्रीफ्यूगल होगा, उसमें सेंट्रीफ्यूगल होगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण यहाँ पर फोर्स लगेगा जो आपको बाहर की ओर मूव करवा देगा। फिर पूछा गया है इन विंड पावर, विंड के हवा के शक्ति में बात करें कि कौन सा एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो रहा है। कौन सा एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हवा में क्या है, स्पीड है, यानी कि क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हुआ, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये था आपका मैकेनिक्स का पूरा सेक्शन, जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग सारा थ्योरी को भी देखें। ध्यान से पूरा टॉपिक को सुन लेते, देख लो, नोट डाउन कर लो। इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता होता नहीं है, लेकिन आता क्वेश्चन श्योर है। तो होप आपको ये पूरा क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल 3 बजे फिर से। थैंक यू।